हाँ भाई, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से पूछता हूँ, सुने भाई। मेरा सवाल ये है, कितने फोटान जरूरी हैं दो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को? वेरी गुड। दो। दो। कौन सी पिगमेंट जरूरी है? नया हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्लोरोफिल ए, बी, केराटिनॉइड मेसेंटोफिल ए। वेरी गुड। रिएक्शन सेंटर कौन सी पिगमेंट बनाती है? किसका बना हुआ है? क्लोरोफिल ए का। वेरी गुड। कितनी क्लोरोफिल होती है रिएक्शन सेंटर में? दो होती हैं, डायमर होता है। क्लोरोफिल ए के डायमर में होल कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए दो होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाए इट मींस रिएक्शन सेंटर रिड्यूस हो गया। वहां से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, इलेक्ट्रॉन निकल जाए इट मींस वो रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो गया। चलो भाई, एक और बात पूछ लीजिए मुझे। अब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच मुझे ना थोड़ा मसला हो रहा है, ये आप समझाएं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूं तो ये भाई स्टार्ट होगा फोटो सिस्टम 2 से, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा और फाइनल बनेगी NADPH2 और बनेगी ATP भी, है ना? और अगर बात करूं नॉन साइक्लिक की, तो नॉन साइक्लिक में NADPH2 की प्रोडक्शन नहीं होगी और ना ही ये इन्वॉल्व होगा, ना ही प्राइमरी एक्सेप्टर होगा, ना ही PQ होगा। साइटोक्रोम फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम तक आएंगे, साइटोक्रोम से PC तक जाएंगे, PC से फोटो सिस्टम 1 पर जाएंगे, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेराडॉक्सिन से वापस आएंगे। क्यों वापस आ रहे थे? कल हमने पढ़ा था, क्योंकि ये NADPH अवेलेबल ही नहीं होगा यहाँ पे। ये NADP अवेलेबल ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? किसको रिड्यूस करने वाला रिड्यूस करेंगे? जबकि है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये है NADPH2 के फॉर्म में। कहां पर? स्ट्रोमा में। क्यों ये इसका CO2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। क्यों भाई? क्यों? जो कॉम्बिनेशन करवाती है एनर्जी उसकी कमी है। जब तक एनर्जी नहीं बनेगी, ये आपस में नहीं मिलेंगे, इट मींस NADP खाली होकर वापस नहीं आएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फ्लो करके 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 क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ओनली ATP बनाएंगे, NADPH नहीं बनेगी। तो साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है नहीं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका है पियोफाइटन नहीं। PQ इन्वॉल्व है नहीं। कौन इन्वॉल्व है? PS PS1 इन्वॉल्व है, यानी रिएक्शन सेंटर 2 इन्वॉल्व है। और उसके बाद उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम, फिर PC, ये इन्वॉल्व हैं। ये मिलकर ओनली बनाएंगे ATP। साइक्लिक में साइक्लिक में साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रीयूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि NADPH में नहीं जा रहे, NADPH नहीं बनती। ये कब होगा? जब ATP की कमी हो। किसको? ग्लूकोज के बनाने में, स्ट्रोमा में। नॉन साइक्लिक आपने समझ लिया। ATP भी बनेगी। अब मुझे बताएं, ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगी या साइक्लिक में ऑक्सीजन बनेगी? बताएं, जल्दी बताएं। बताया होगा आपने। वेरी गुड। भाई जब फोटो सिस्टम ये इन्वॉल्व ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे बनेगी? तो बताएं, फोटोलाइसिस किस में होगी, किस में नहीं? फोटोलाइसिस नहीं होगी साइक्लिक में, और यहाँ पे फोटोलाइसिस होगी। और हर बार नए नए इलेक्ट्रॉन होंगे, पुराने वापस ही नहीं आएंगे। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसको कहेंगे? जेड स्कीम किसको कहेंगे? दोनों को या एक को? चेन इसको कहेंगे, जेड स्कीम इसको कहेंगे। वहां पे जेड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है वहां पे। ठीक है ना? ओके हो गया।
चलो, ये सर आपकी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लें जल्दी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब भाई, क्या आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? आप कहेंगे सर ये लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा तो इसे डार्क रिएक्शन भी कहेंगे, ठीक है। चलो, ये डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? नाइट को होता है? नहीं भाई, नाइट को नहीं होता, मगर लाइट यूज नहीं करता, इसलिए लाइट रिएक्शन, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और बात मेरी सुने, ये मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, सुन लेना गौर से। तो डार्क रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो नॉन साइक्लिक था, ये साइक्लिक रिएक्शन है। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, इसका फुल नाम था केल्विन मेलविन। तो केल्विन मेलविन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि बेंसन केल्विन के साथ काम करने वाला था, इन दोनों ने डिस्कवर की है। मेन साइंटिस्ट केल्विन है, ये उसका कोवर्कर है, छोटा साइंटिस्ट है। ठीक है, केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। ग्लूकोज बनता है तो इसे बायो सिंथेटिक पाथवे भी कहते हैं। बायोसिंथेटिक पाथवे, यानी कोई चीज बन रही हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बायोसिंथेटिक पाथवे उसी इसलिए कह रहे हैं, ग्लूकोज बनेगा इसमें। ठीक है, उसके अलावा इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। इट मींस जब ये स्टार्ट होगी, ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा, तो पहला पहला जो मॉलिक्यूल होगा उसका नाम हम देखेंगे PGA। अभी तो आपको पता नहीं, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, PGAL। तो ये PGA बनेगा पहला पहला, ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनेगा, PGAL। ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल पहला पहला मॉलिक्यूल है, इसी वजह से इसमें कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पहले पहले बनेगा, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से स्टार्ट होने वाली साइकिल। तो बहरहाल ये तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये आपका होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये क्या होता है? इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए CO2 चाहिए, और हाइड्रोजन चाहिए, और ATP चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छा मुझे बताएं कमेंट में, हाइड्रोजन कौन लेकर आएगा? आप कहेंगे सर NADPH2 लेकर आएगा, और ATP। अब मुझे बताएं ये दोनों कहाँ के आए हुए हैं? आप कहेंगे सर ये तो लाइट रिएक्शन के हैं, यानी ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, मगर डार्क रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज होंगे। ये तीनों मिला के बनाएंगे क्या? C6H12O6, यानी ग्लूकोज। यहां से क्या आएगा? कार्बन भी, और ऑक्सीजन भी, और कार्बन भी। और यहां से क्या आएगा? ओनली हाइड्रोजन। ठीक है, ओनली हाइड्रोजन। और ये किस काम आएगी? इन दोनों को, हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ने के लिए। तो मैं पढ़ाऊंगा, 18 ATP चाहिए, 12 NADH चाहिए, और 6 CO2 चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए। ओके, चलें आगे।
चलो भाई, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, सर टू मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं फोटोलाइसिस में, देन 4 प्रोटॉन एंड O2 इन ल्यूमिन है एंड 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरोफिल एक पास ट्रांसफर होंगे, बाकी 2 कहाँ भाई? सुने अक्सा, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जो है वो ट्रांसफर होते हैं, फिर दूसरी बार आएंगे। हाँ, ऑक्सीजन एक बार, 2 वाटर जब टूटेंगे ऑक्सीजन एक होकर निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अलहदा मूव करेंगे, एक के अलहदा एक के अलहदा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, साइक्लिक में तो दूसरे बनते ही नहीं, वही 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 2 रिपीट होते हैं। ओके, चलो चलें आगे। चलो भाई, अब ये जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक हो गया भाई, ग्लूकोज बनेगा। क्या मैं कहूं NADPH2 NADP में कन्वर्ट होगी? क्या मैं कहूं ATP ADP में कन्वर्ट होगी? हाँ भाई बिल्कुल, और CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा कन्वर्ट? ये रिड्यूस होगा। अब अब ये रिएक्शन करने के लिए ना, ये रिएक्शन करने के लिए प्लांट के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को। एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। थोड़ा देख तो ले, ऐसा कोई एंजाइम का नाम होता है क्या? रुबिस्केज होना चाहिए था ना ऐसा क्यों नहीं है? तो भाई ये एंजाइम का एक्चुअल नाम नहीं है, ये एब्रिएशन है। देखें, रुबिस, रुबिस का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर। पढ़ते हैं ना राइब्यूलोज, याद है बायोमॉलिक्यूल में राइब्यूलोज? हाँ करें अगर याद है, वेरी गुड। कितने कार्बन थे? 5, और कीटोन शुगर थी। तो भाई इसमें कितने कार्बन होंगे रुबिस में? बताएं कमेंट में। 5 कार्बन। और पता है, इस 5 कार्बन के साथ साथ इसके पास 2 फास्फेट भी होते हैं। तो ये एंजाइम है, एंजाइम के पास एक शुगर है। शुगर कौन सी? 2 फास्फेट वाली वाली। सुनिए, RU मतलब रुबिस राइबुलोज, बिस मतलब बाय फास्फेट, बिस मतलब बाय फास्फेट, यानी कितने फास्फेट? 2। एक फास्फेट पहले कार्बन पर और दूसरा फास्फेट 5वें कार्बन पर। क्या मैं इस शुगर को ऐसे नाम दे सकता हूं कि ये राइब्यूलोज है 2 फास्फेट वाली, राइब्यूलोज बायफास्फेट, राइब्यूलोज 1,5 बायफास्फेट, पहले और 5वें पर 2 फास्फेट। चलो चलो, ओके। अब रुबिस तो समझ गए हम, को क्या है? को समझें भाई। को का जो सी है ना, इसका मतलब है कार्बो कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज नहीं नजर आ रहा, ऊपर चला गया। चलो, को का सी का मतलब है कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम का नाम है कार्बोक्सिलेज। और ओ का मतलब है ऑक्सी, ओ का मतलब मैं इधर लिख रहा हूं, ओ का मतलब है ऑक्सीजीनेज। 2 काम करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगा या ये ऑक्सीजन को फिक्स करवाएगा। इस एक एंजाइम के 2 काम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगा तो क्या कहेंगे इस एंजाइम को? कार्बोक्सिलेज। अगर ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो इसी एंजाइम को क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेज। भाई इस एंजाइम के अंदर 5 कार्बन वाली शुगर है, राइबुलोज बायफॉस्फेट, 2 तरह के काम कर सकता है, तो नाम भी इसके 2 हैं। अब पहला काम इसका क्या है? पहला काम है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। अगर 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 टेम्परेचर बढ़ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ गया या ऑक्सीजन ज्यादा हो गई हद से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं करेगा, फिर ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। बात समझ आई? ये बात, ये रट्टा लगाना है, ये रट्टा लगाएं। तो मैं 1 मिनट लाइट को सेट करूं।
तो मैं आपको पढ़ाऊं। हाँ भाई, ये चीज यहां तक। अब सुनिए भाई, रुबिस्को एक एंजाइम का नाम है, एब्रीवेशन है। रुबिस का मतलब है शुगर। कौन सी शुगर? आर यू मतलब राइब्यूलोज। आर यू का क्या मतलब है? राइब्यूलोज। और बिस का मतलब है दो फास्फेट। ये देखें, ये राइब्यूलोज शुगर है 5 कार्बन वाली, और ये एक, ये दूसरा फास्फेट राइब्यूलोज बाय फास्फेट शुगर का नाम है। अब क्या है, शुगर को मैं कह सकता हूँ राइब्यूलोज बाय फास्फेट, आर यू बीपी, आर यू बीपी। सकीना बताए जो कह रही थी, नहीं समझ आया। अच्छा ओके, सब ओके कह रहे हैं। सकीना कहाँ है जो कह रही है नहीं समझ आया? देखें बाबा सकीना, आगे देखें तो ये 5 कार्बन वाली शुगर इस एंजाइम के पास है। अब एंजाइम के दो काम है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, एक है ऑक्सीजन को फिक्स करना। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस 5 कार्बन वाली शुगर के साथ फ्यूज करवाएगा, इन दोनों को 5 कार्बन वाली शुगर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाएगा, तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, ऑक्सीजन को इसके साथ बाइंड करेगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीजनेज। बाइंड किसके साथ करवा रहा है ये एंजाइम? अपनी शुगर के साथ। शुगर कौन सी है? 5 कार्बन वाली। अब बताएं, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ग्लूकोज बनेगा, या ऑक्सीजन आएगी तो ग्लूकोज बनेगा? बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, O2। O2 जब आएगी तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो इस शुगर को ही तोड़ देगी। फूड को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका कौन सा मेन काम कौन सा है? काम का जो अपने फायदे में कार्बोक्सिलेज तौर काम करे, या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे? नहीं भाई, जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा तो नुकसान देगा। उस नुकसान का मैं बता रहा हूं, उस नुकसान का नाम है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन। क्या है फोटो रेस्पायरेशन? फोटो मतलब लाइट, रेस्पायरेशन मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन को जोड़ता है, तो उसकी जो 5 कार्बन वाली शुगर है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाती है। अब लाइट के दौरान फोटोसिंथेसिस की जगह पे अगर फूड टूट जाए, फूड का टूटना यानी रेस्पायरेशन, तो फूड टूटेगा लाइट की मौजूदगी में, प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटो रेस्पायरेशन। कौन तोड़वाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? रुबिस्को वर्क करेगा एज ऑक्सीजनेज। मैं जो बोलता जा रहा हूं ना, एक एक बात को बस सुनते जाएं, लिंक ना करें आप, मेरी एक बात क्लियर करें। देखें, देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो 5 कार्बन वाली शुगर के साथ मिलकर ये ग्लूकोज बनाएगी। डिटेल में पढ़ेंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर दूसरी आएगी दूसरे रुबिस्को के साथ, तीसरी आएगी तीसरे के साथ, चौथी चौथे के साथ, पांचवी छठी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 रुबिस्को की 5 शुगर से मिलकर ये आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकोज बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना आए, ऑक्सीजन आए, तो ऑक्सीजन आते ही इस RUBP शुगर को, 5 कार्बन वाली शुगर को तोड़ देगी। जब ये शुगर टूट जाए ऑक्सीजन के आने से, तो उस प्रोसेस को कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। जब ऑक्सीजन के आने से रुबिस्को की शुगर टूट जाए, उसे कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। इन डिटेल पढ़ा रहा हूं, बस छोड़ दें यहां पर। इतना सुन लें, ऑक्सीजन आकर रुबिस्को को ग्लूकोज बनाने नहीं देगी, और क्या करेगी? नुकसान करेगी। कौन सा? रुबिस्को के शुगर के पास जो शुगर है उसको तोड़ देगी। उस शुगर के तोड़ने को कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। लाइट यूज हो रही है ना, लाइट यूज हो रही है, फोटोसेंस होने जा रही है ना। फोटोसेंस की जगह पर अगर फूड टूट जाए तो क्या कहेंगे? फोटो रेस्पायरेशन। बस कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन आएगी। तो इतना याद रख लें, रुबिस्को के काम कितने हैं? दो। मेन काम कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो फिलहाल फोटो रेस्पायरेशन को छोड़ दें।
फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड को याद कर लें। अब सुनिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन वाली शुगर से जुड़ जाए RuBP से, तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा? इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में। कमेंट में बताते जाएं, नहीं तो मैं नहीं चल सकूंगा। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा इन दोनों के मिलने से। उस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कीटो एसिड। क्या कहेंगे? कीटो एसिड। कीटो एसिड वेरी वेरी अनस्टेबल होता है। जैसे बनता है, ये मैंने कीटो एसिड बनाया है, कितने कार्बन बनाए हैं मैंने? 5। और ये छठा कार्बन, ये जो छठा कार्बन मैंने ब्लू से बनाया है, इट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। ठीक है, तो ये कीटो एसिड बन गया। अब कीटो एसिड जैसे बना, उसी टाइम टूट जाता है 2 हिस्सों में। हाँ भाई, हर हिस्से में कितने कार्बन आएंगे? हर हिस्से में कितने कार्बन आएंगे? 3 3। तो एक कीटो एसिड जब टूट जाए तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले? 2। ये 1, ये 2। उन 2 मॉलिक्यूल को कहेंगे PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या कहेंगे? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? कितने कार्बन का है? 3 का। मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। मॉलिक्यूल 2 हैं, हर में 3 कार्बन है। क्या मैं ये कहूं कि जो 2 PGA हैं, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, इन दोनों में से एक PGA ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों कार्बन राइबुलोज शुगर के हैं, और एक ऐसा है जिसमें 2 कार्बन राइबुलोज के और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का। सही कहा मैंने? चलो चलो, अब इसको मैं मिटाता हूं। 2 PGA हैं, ठीक है, इसके सामने मैं बनाता हूं कि 2 PGA, एक 3 कार्बन वाला और दूसरा भी 3 कार्बन वाला, मगर दूसरे के अंदर जो कार्बन है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है। चलो भाई, अब इस प्रोसेस को कहेंगे, ये डार्क रिएक्शन का पहला स्टेप है। डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप को कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को आपने RuBP के साथ फिक्स किया, किसने किया? एंजाइम ने किया। एंजाइम का नाम क्या है? रुबिस्को। मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है तो क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ फिक्स करता है? RuBP के साथ। तो क्या बनता है फाइनल? PGA। कितने बनते हैं? 2। इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? पहला प्रोसेस कार्बो ऑक्सीलेशन, स्टेप नंबर 1। अब अब 2 PGA हैं, अगर 2 PGA में फॉस्फेट कितने हैं बताएं? फॉस्फेट कितने हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 थे। RuBP के पास कितने फॉस्फेट थे? एक फर्स्ट कार्बन पर, दूसरा 5 पर। कीटो एसिड में भी कितने फॉस्फेट हैं? 2। वही 2। तो अब PGA के पास कितने फॉस्फेट होंगे? सर, एक PGA में एक फॉस्फेट, दूसरे में भी एक फॉस्फेट। सही है? ठीक है, चलो। अब अगर आपको मैं कह रहा हूं ATP लेकर आए, ATP लेकर आए, कितनी ATP? 2। 2 ATP लेकर आए। ATP का एक फॉस्फेट एक PGA को दे दें। ये PGA है और ये
दूसरा पीजीए है, ठीक है। एक फास्फेट तो इसके पास था, एक फास्फेट इसको दे दें, एक फास्फेट इसको दे दें, क्या बन गया अब? कितने फास्फेट वाला बन गया पीजीए? एक था पहले ही, एक और लग गया, दो फास्फेट वाला। अब एटीपी ने क्या किया? फास्फेट दिया किसको? पीजीए को। तो भाई पीजीए को क्या मैं कह सकता हूं? 1,3/पीजीए, यानी कार्बन नंबर 1 पर और 3 पर दो फास्फेट हैं। समझ आया? कमेंट में बताएं कौन से कार्बन पर फास्फेट ऐड किया एटीपी ने, और पहले कौन सा ऐड था? थर्ड पर पहले से ही था, फर्स्ट वाला अब ऐड किया। चलो अब मुझे बताएं, एटीपी दो किस में कन्वर्ट हो गई? आप कहेंगे सर ये कन्वर्ट हो गई एडीपी में। चलो अब अगर दो ले आए NADPH2, वो जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, एटीपी भी वही है, NADPH भी वही है, कितनी लेकर आए? दो। अब ये दो हाइड्रोजन एक पीजीए को दे दें, दूसरी अपने दोनों हाइड्रोजन दूसरे 1,3 पीजीए को दे दें, तो पहले तो भाई हाइड्रोजन के लिए जगह खाली नहीं है। तो जगह खाली करने के लिए कार्बन को रिलीज करना चाहिए या फास्फेट को रिलीज करना चाहिए? फास्फेट को। फास्फेट को हमने किया रिलीज, कौन से फास्फेट को? जो ऐड किया था, जो ऐड किया था पहले वाला, उसको अब रिमूव करेंगे, तो पीजीए कैसा बन जाएगा? पीजीएएल में लगा रहा हूं, पता नहीं क्यों, बताऊंगा। पीजीएएल बन गया। अब इसके अंदर जो फास्फेट होंगे वो कितने होंगे? फास्फेट होंगे कितने? एक एक बचेगा। इट मीन्स एक जो ऐड किया था ये वाला, ये उड़ जाएगा। कब? जब हाइड्रोजन ऐड होगी। तो जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो मुझे बताएं क्या हमने पढ़ा था? क्या हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन ऐड होगी CO2 के साथ, तब क्या यूज होगी? एटीपी। तो भाई ये हाइड्रोजन जो ऐड कर रहे हैं हम, जो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ये वाली, ये किसको दे रहे हैं? पीजीए को। क्या पीजीए के पास हमारा CO2 नहीं है? है। आप ऐसा मान लें कि ये हाइड्रोजन या एटीपी का फास्फेट आप CO2 को दे रहे हैं। यहां पे पता चलेगा कि आप ये, क्योंकि इसके पास CO2 है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन की है कार्बन का। चलो तो भाई जब NADPH आपने ऐड किया तो फास्फेट क्या हुए यहां से रिलीज? कितने फास्फेट रिलीज हुए बताएं? कितने फास्फेट रिलीज हुए? एक पीजीए से एक रिलीज होगा, दूसरे से दूसरा होगा, दो फास्फेट रिलीज होंगे। NADPH कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? NADP में। इसके हाइड्रोजन उतर गए, किस पर जाके चिपक गए? पीजीए के पास। तो पीजीए को मैं कह रहा हूं G3P, या मैं कह रहा हूं PGAL। भाई सुनिए, PGAL का मतलब है फास्फो ग्लाइसरल, AL का मतलब है अल्डिहाइड, खाली A का मतलब था एसिड। पढ़ा नहीं है आपने फिजिक्स में? जब एसिड को आप हाइड्रोजन दे दें, एसिड को आप हाइड्रोजन दे दें तो वो अल्डिहाइड बन जाती है, अल्डिहाइड बन जाती है। और अल्डिहाइड में हाइड्रोजन निकाल दें तो वो एसिड बन जाती है। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ेंगे आगे आप केमिस्ट्री में। तो ये बात PGAL, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड शुगर बन गई। पहले कौन सी थी? कीटोन थी, अब अल्डिहाइड बन गई।
अल्डिहाइड बन गई। तो ये PgAl एक फास्फेट वाली ग्लाइसरल अल्डिहाइड थी, कार्बन उतने ही है, अल्डिहाइड है। G3P क्या कह रहे हैं, जी का मतलब है ग्लाइसरल अल्डिहाइड, 3 फास्फेट का मतलब कमेंट में लिखें, 3 फास्फेट है या एक फास्फेट है तीसरे कार्बन पर, बताएं बताएं बताएं। 3 फास्फेट है या एक फास्फेट है तीसरे, एक है तीसरे पर। तो ये बात समझ आई भाई। यहाँ पे एटीपी और हाइड्रोजन का यूज, मेन यूज किसका है, एटीपी का है या हाइड्रोजन का है। मेन यूज हाइड्रोजन का है, एटीपी यूज हो रही है हाइड्रोजन को ऐड करवाने के लिए। मेन यूज ग्लूकोज बनाने में किसका है, हाइड्रोजन का है। ग्लूकोज में एनर्जी हाइड्रोजन की है, मगर उन हाइड्रोजन को CO2 के साथ जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए जो पावर चाहिए वो एटीपी होता है। तो यहाँ पे मेन कौन है, NADPH, मगर उसको चिपकाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो भाई ये एटीपी और NADPH का यूज जो है, ये प्रोसेस नंबर है दूसरा, ये दूसरा प्रोसेस है। अब ये जो दूसरा प्रोसेस है, यहां से पीजीए से पीजीए से G3P का कन्वर्ट होना, यानी NADPH का ऐड होना और ATP का ऐड होना, इसे कहते हैं दूसरा स्टेप। क्या नाम है, क्या नाम है दूसरे स्टेप का, रिडक्शन। रिडक्शन। तो डार्क रिएक्शन का कार्बोक्सिलेशन के पास दूसरा स्टेप कौन सा हो गया, रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन में, बताएं। रिडक्शन में क्या होता है, क्या मैं कहूं कि CO2 के साथ हाइड्रोजन मिलती है और हाइड्रोजन एटीपी देती, हाइड्रोजन को एटीपी जोड़वाता है और हाइड्रोजन NADPH देती है, हाँ या ना। ओके। क्या वन, क्या क्या कह रहे हैं वन, आगे तो लिखे तो मैं पढ़ूं। 1/3 कैसे होगा, 1/3 नहीं समझ आया नैन्सी, आपने, आपको नहीं समझा आपने, समझ आया ना। चलो ये बताएं मुझे कि रिडक्शन का मतलब है CO2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ना। यहाँ पे कहाँ CO2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ा है, आप कहेंगे सर हम समझ गए हैं, ये आप भले PGA के साथ हाइड्रोजन जोड़ लें, इट मीन्स आप CO2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि आप कहेंगे जब CO2 को एब्जॉर्ब किया था तो CO2 हिस्सा बना था PGA का। अब जो चीज फास्फेट दे रहे हैं इट मीन CO2 को दे रहे हैं, या हाइड्रोजन दे रहे हैं इट मीन CO2 को दे रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने ये रुबिस्को का शुगर यूज किया है, ये कीटोन, ये PGA के 5 कार्बन जो है बाकी, ये हमारे CO2 को उठाने के लिए है, पहुंचाने के लिए है, ग्लूकोज बनाने के लिए है। एक्चुअल हमारा जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो इनके अंदर है, CO2 ये। चलो भाई समझ आया, गुड। अब तीसरा स्टेप होगा आखिरी। अब G3P से RUBP दोबारा बनेगा। क्या दोबारा बनेगा, क्या दोबारा बनेगा, RUBP। और G3P से एक कार्बन निकलेगा। कितने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए थे आपने, एक, एक निकलेगा। 2 हाइड्रोजन निकलेंगी और एक ऑक्सीजन निकलेगा। G3P से कितने G3P हैं भला, 2। ये 1/3 भी कितने हैं, 2। PGA भी कितने थे, 2, एक कीटो एसिड से बने हुए थे, है ना। अब
ये कार्बन और ऑक्सीजन किसके हैं बताएं? CO2 वाले। और ये हाइड्रोजन किसका है बताएं कमेंट में, तो मैं आगे चलूं। कहूं मैं NADPH का? कहूं मैं वाटर वाला? वेरी गुड। NADP वाला या वाटर वाला? तो देखें, अब इसका रोल क्या था RUBP का? इसका ये रोल था कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ये देखें, मैं क्या हूं? मैं रुबिस्को हूं। मैं रुबिस्को हूं। मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया, ठीक है, उठाया मैंने। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फास्फेट भी लगाया मैंने। एनर्जी तो चाहिए ना मुझे। अब फास्फेट को क्या, मैं रुबिस्को हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया, उसके बाद फास्फेट लगाया, और उसके बाद इस फास्फेट को निकाल कर मैंने इसकी जगह पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब ये रुबिस्को के पास ये 5 कार्बन वाली शुगर है, 2 हिस्सों में बट गई है। 2 हिस्से इसके कितने हैं? 3-3 कार्बन के, जिसको आप PGA कह रहे हैं। एक PGA के पास CO2 होगा और एक के पास नहीं होगा, दोनों 3-3 कार्बन होंगे। वहां पे फास्फेट को ऐड करके हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब ये क्यों किया है रुबिस्को ने? ग्लूकोज को बनाने के लिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिल गए, यहाँ पे इनको निकाल दिया। अब ये G3P के पास कितने G3P दे कमेंट में तो बताएं। 2 2 G3P दे ना, 2 2। तो एक कार्बन तो निकल गया भाई, ये एक कार्बन निकल गया। बाकी कार्बन इसके पास कितने बचे? 2। और इसके पास 3 बचे। चलो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन आपस में मिलकर 5 कार्बन वाली शुगर बनाएंगे? ये रीजनरेशन है। इस थर्ड स्टेप को हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन। क्या बताएं? रीजनरेशन का मतलब क्या है? किसका दोबारा बनना? RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन वाली शुगर का दोबारा बनना। अगर ये दोबारा ना बने तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ बाइंड करेगा? सी के साथ करता है ना, तो इसका दोबारा बनना जरूरी है। क्यों? दूसरी साइकिल चलाने के लिए। दूसरी चलेगी तो दूसरा कार्बन और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे। तीसरी चलेगी तो तीसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आएंगे। अब बताएं कितनी चाहिए ये केल्विन साइकिल? कितनी चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए? 6। 6, वेरी गुड, 6। तो भाई ये आपके 6 साइकिल पूरे। कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12। ये आपका बन गया एक क्या? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बन गया। ऐसे ऐसे एक RUBP से एक CO2 मिलाकर एक कार्बन लीव करेगा, फिर दूसरा उसके साथ, तीसरा उसके साथ, चौथा उसके साथ। 6 दफा ये केल्विन साइकिल चलेगी। अब रीजनरेशन कैसे होगी सुने। रीजनरेशन कैसे होगी? जब ये 3 कार्बन वाला और ये 2 कार्बन वाला मिलेगा आपस में, तो ये शुगर बनेगी कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की कैसे बनी भाई? ये 2 कार्बन एक तरफ से आए और 3 कार्बन एक तरफ से आए। इसके पास तो फास्फेट लगा हुआ है। इसका जो फास्फेट था ना, इन 2 कार्बन वाली शुगर का जो फास्फेट था, यहाँ पे जो लगा हुआ था, ये निकलेगा तो ये कार्बन इसके इनके साथ जुड़ेगा ना। देखें, ये फास्फेट है, ये इनके साथ फास्फेट है। हाँ भाई, किसका फास्फेट? एक का तो निकलेगा ना। ये फास्फेट निकलेगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। 3 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, 5 कार्बन वाली फास्फेट कितना? 1। अब कितने फास्फेट ऐड करें तो ये वही RUBP बन जाएगी? RUBP में 2 फास्फेट होते हैं, यहां पर 1 है। एक फास्फेट। तो एक फास्फेट लगाने के लिए हमें चाहिए होती है फिर ATP
फिर एटीपी ये फास्फेट देती है इस शुगर को 5 कार्बन वाली को, तो ये कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और ये 5 कार्बन वाली शुगर एक फास्फेट वाली 2 फास्फेट वाली में बनती है। अच्छा सुनिए, 2 कार्बन वाली 2 फास्फेट वाली को कहते हैं राइब्यूलोज बाय फास्फेट, तो एक फास्फेट वाली को क्या कहेंगे, राइब्यूलोज मोनोफास्फेट, या कहेंगे राइब्यूलोज 5 फास्फेट। 5 का मतलब है पहले दूसरे तीसरे चौथे पर नहीं, 5वें पर फास्फेट लगा हुआ है, ठीक है। RUMP कहेंगे या R5 फास्फेट कहेंगे, ठीक है, या RUP कहेंगे, या कहते हैं RUP राइबुलोज फास्फेट, यानी या 5 फास्फेट यानी 5वें कार्बन पर एक फास्फेट, या राइबुलोज एक फास्फेट मोनोफास्फेट। तो राइबुलोज मोनोफास्फेट में एटीपी नहीं आएगी तो ये RUBP में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रीजनरेशन में क्या यूज होगा, एटीपी, और RUMP कन्वर्ट होगा RUBP में, फिर केल्विन साइकिल स्टार्ट होगी। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूछूं सवाल पूछूं, हक है ना मेरा आप सवाल पूछना। सुने, अगर मैं आपको समझाने के लिए आसान सा तरीका करूं कि मैं कहूं क्या भाई एक कार्बन को निकालें, इकट्ठे 3 कार्बन को निकालते हैं, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने एब्जॉर्ब करवाऊं, 3, तो रुबिस को भी कितने होने चाहिए, 3, RUBP भी कितने होने चाहिए, 3। भाई जब 3 रुबिस को होंगे तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके 3 RUBP से मिलाएंगे, तो कीटो एसिड कितने बनेंगे। अब जवाब चाहिए मुझे, कीटो एसिड 3 बनेंगे। अब भाई कीटो एसिड कितने, ये कीटो एसिड कितने हैं, 3, ठीक है। ये एक एक कार्बन इसके अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ठीक है, ये एक ये एक ये एक 3। अब तीनों को जो तोड़ें तो पीजीए कितने बनेंगे बताएं, पीजीए कितने बनेंगे, पीजीए 3 बनेंगे। 3 कीटो, एक कीटो एसिड से 2 पीजीए बने हैं, 2 कीटो एसिड से 4, 3 कीटो एसिड से 6 पीजीए बनेंगे। तो हलो चलो भाई, ये 2 नहीं 6 पीजीए बने। अब 2 पीजीए के लिए 2 एटीपी यूज हो रही है, अब 6 पीजीए के लिए कितनी एटीपी यूज होंगी, 6, तो 13 बाय पीजीए 2 बन रहे थे 6, NADPH 2 यूज कर रहे थे हम 6 करेंगे, G3P 2 बन रहे थे हम 6 बनाएंगे। अब कार्बन कितने एब्जॉर्ब किए हमने, 3, तो यहाँ पे रिलीज कितने होंगे, 3। क्या मैं कह सकता हूं 6 G3P में से 3 कार्बन मतलब 1 G3P रिलीज होगा, 1 G3P रिलीज होगा, 1 G3P मतलब 1 2 3 कार्बन। तो बुक में ऐसा लिखा हुआ है 3 कार्बन की साइकिल इकट्ठे, नेचुरली ऐसी नहीं चलती, नेचुरली एक एक कार्बन फिक्स होता है, आपको समझाने के लिए 3। अच्छा अगर 1 G3P निकल जाए तो बाकी कितने बचे, 6 में से 5। अब उन 5 के अंदर कार्बन कितने हैं, 6 के अंदर तो कार्बन, कीटो एसिड 3 है तो कार्बन कितने 18, पीजीए 6 है तो कार्बन कितने 18, और इसमें भी 18, G3P 6 है तो कार्बन 18 है। अगर एक गया यानी 3 कार्बन गए तो बाकी कितने बचे, 15। तो जो 15 कार्बन बचे वो कितने RUBP बनाएंगे बताएं, रीजनरेट होकर कितने RUBP बनाएंगे। सर 3 यूज हुए हैं तो 3 बनाएंगे, ठीक है। तो जो रीजनरेशन है बहुत स्टेप्स पर मुश्तमिल है, ये ऐसे भी समझ लें और वैसे एक कार्बन पे भी समझ लें आप, ठीक है ना, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। ये आज का हमारा टॉपिक था, डार्क रिएक्शन, जिसमें हमने बनाया ग्लूकोज को, और ये होता है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में होता है CO2 यूज होता है एज अ रिएक्टेंट, जो कि बाहर से आता है, उसको रिसीव करता है, इस्तकबाल करता है रुबिस्को नाम का एंजाइम, और वो अपने बेटे के साथ CO2 को जोड़ सकता है, जोड़ देता है। और रुबिस्को के बेटे का नाम आप बताएंगे कमेंट में क्या है जिसके साथ CO2 जुड़ता है, फिर उसका बेटा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है,
उस बेटे के बेटों को हम कहते हैं पीजीए। तो पीजीए का बाप का नाम था कीटो एसिड, है ना, मतलब राबिलोस बायफॉस्फेट। ठीक हो गया भाई। फिर पीजीए रिड्यूस होकर, अच्छा मुझे बताएं, कार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में पीजीए बना, रिडक्शन के रिजल्ट में क्या बनेगा? G3P, पीजीएल। और रीजनरेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? RUBP। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सर काउंटिंग में तो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 हो रहा है, तो 1,3 बाय कैसे? नैन्सी कौन सी बात कर रही हैं आप? काउंटिंग में 1 एंड 4 कार्बन हो रहा है, कैसे 1 एंड 4 हो रहा है? कौन से स्टेप की बात कर रही हैं आप? 1,3 यहाँ पे कार्बन ही 3 है तो 4 कहां से आ गए? एक कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, दूसरा कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है। 1,3 बाय फास्फेट बाय पीजी। ठीक है ना? ओके। ओके। ओके, शुक्र है भाई, समझ आ गया, समझ आना चाहिए।